हम राजस्थान का इतिहास ले रहे हैं इस समय। और पिछले व्याख्यान के क्रम में अब हम पहुंचे हैं भारत स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था, भारत के स्वतंत्रता का आंदोलन, वो प्रारंभ 1857 से हुआ था। 1857 में उस आंदोलन में राजस्थान की क्या भूमिका थी, इस चैप्टर को लेंगे हम। देखिए, 1857 के थोड़ा सा पहले का बैकग्राउंड देखें तो 1832 में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी, इसका मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था अंग्रेजों द्वारा। और राजस्थान के जो प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी थे, उनका नाम था अब्राहम लॉकेट। उसके बाद 1845 में इस एजीजी मुख्यालय को अजमेर से आबू में स्थानांतरित कर दिया गया। और 1857 जिस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है, उस दिन, उस वर्ष 1857 में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजीजी थे। तो ये 1857 का आंदोलन की भूमिका थी। अब देखिए, जब पूरे देश में आंदोलन छिड़ा तो राजस्थान में भी विभिन्न स्थानों में अंग्रेजों का विरोध हुआ। उसमें से उल्लेखनीय घटनाक्रम में आपको बताता हूं कि नसीराबाद में 28 मई 1857 को विद्रोह की सबसे पहली शुरुआत जो राजस्थान में हुई, वो नसीराबाद से हुई थी। और वो तारीख थी 28 मई 1857। और उस क्रम में मेजर स्फोर्टिस वुड और न्यूबरी की हत्या करके भारतीय सैनिकों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। ये पहला बिगुल बजा था राजस्थान में, नसीराबाद में, और मेजर स्फोर्टिस वुड और न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद एरिनपुर जोधपुर का विद्रोह बताएं। उस अवधि में 18 सितंबर 1857 में चेलावास का युद्ध हुआ था। और चेलावास के युद्ध को काले और गोरों की लड़ाई भी कहा जाता है। इस काले और गोरों की लड़ाई में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमेसन एक ओर थे और कुशाल सिंह चंपावत दूसरी ओर थे। और ये एरिनपुर जोधपुर से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद घटनाक्रम कुछ इस तरह से चलता है कि विद्रोह कोटा में भी था, विद्रोह में भी था, विद्रोह पूरे राजस्थान में था। टोंक का विद्रोह भी होता है, धौलपुर में विद्रोह होता है, भरतपुर, अलवर, सब जगह विद्रोह होता है। उस क्रम में मैं चयनित एक विद्रोह बताता हूं, जयपुर का विद्रोह। जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय ने उस विद्रोह में भारतीयों का साथ नहीं देकर अंग्रेजों की सहायता की थी। और बदले में अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली परगना दे दिया इनाम के तौर पर। सितारे हिंद जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय को। चलिए, अब तात्या टोपे जो राष्ट्रीय हीरो थे उस आंदोलन के, उनका राजस्थान में इस संबंध में क्या संपर्क रहा, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी आपको बताएं। तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग। और ये 1857 की क्रांति में ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। तो ये जब राजस्थान में आए तो इनका उद्देश्य था कि राजस्थान से सैन्य सहायता प्राप्त की जाए और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया जाए। अब एक व्यक्तित्व और थे, डूंगर जी जवाहर जी, सीकर के। डूंगर जी जवाहर जी का इतिहास ये है कि 1857 के संग्राम के समय सीकर के क्षेत्र में
काका भतीजा डूंगर जी और जवाहर जी, ये काका भतीजा थे, डूंगर जी जवाहर जी, ये बड़े प्रसिद्ध देशभक्त उस आंदोलन में हुए। एक नाम और है अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया मूल रूप से बीकानेर के निवासी थे और ये जनमानस में दूसरे भामाशाह कहलाए। दूसरे स्वतंत्रता सेनानी तो युद्ध कर ही रहे थे और इन्होंने बहुत बड़ी वित्तीय जो सहायता की थी, इसलिए दूसरे भामाशाह अमरचंद बाठिया का नाम मशहूर है। फिर क्रांति होती है, फेल होती है, अंग्रेजों का राज और ज्यादा स्थापित होता है। उसी अवधि में एक एमबीसी, जिसको आज की तारीख में भी कहते हैं मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर एक भीलों का एक समूह है। आज तो सिपाहियों का समूह है। तो भीलों का जो योगदान रहा राजस्थान में, भारत में भीलों की प्रथम सेना बंबई प्रांत में स्थापित हुई थी 1837 में, और जिसे खानदेश भील कॉर्प्स के नाम से जाना जाता था। ये भीलों का पहला योगदान था, खानदेश भील कॉर्प्स। इस प्रकार ये दो चार चीजें मुख्य हमने आपको 1857 की बताई। इसके बाद मैं आता हूं राजस्थान के इतिहास में। राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए हैं, किसानों का क्या संघर्ष रहा, तो राजस्थान में बहुत सारे किसान आंदोलन हुए। कुछ नाम मैं बताऊंगा आपको कि मेव किसान आंदोलन हुआ था, मेव 1930 से 34 के बीच में, और उसका क्षेत्र था अलवर, भरतपुर, डीग, खेरथल, तिजारा, मेवात। यहाँ मेव किसान आंदोलन हुआ था। और अलवर में और भरतपुर के क्षेत्र में इस आंदोलन के तहत मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित की, अंजुमन खादिम उल इस्लाम। और उस संस्था ने मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। इसके बाद हम एक देखेंगे नीमू चढ़ा किसान आंदोलन भी हुआ है राजस्थान में 1923 से 24 के बीच में। और नीमू चढ़ा किसान आंदोलन अलवर में हुआ था, और यह स्थान आज वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले की बानसूर तहसील में है। अच्छा, उस समय एक इजारा पद्धति शब्द और मशहूर था। इजारा पद्धति, ये उच्च बोली लगाने वाले को निश्चित अवधि के लिए निश्चित भूमि दिया जाना खेती के लिए, इसको इजारा पद्धति कहते थे। निश्चित ऊंची बोली लगाइए और निश्चित भूमि को निश्चित समय के लिए ले लीजिए, ये इजारा पद्धति थी। इसके बाद मैं बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करूं तो बिजोलिया किसान आंदोलन कहिए, चाहे उसको धाकड़ जाट किसान आंदोलन कहिए, 1897 से 1941 के बीच में ये हुआ था। और बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे। अच्छा, उस समय लड़कियों की शादी पर 5 रुपए का एक टैक्स लिया जाता था, कर। उस कर को कहते थे चंवरी कर लड़कियों की शादी पर। और एक तलवार बंधाई कर और था, तलवार बंधाई कर, उत्तराधिकार कर। बाप मर गया, बेटे को उत्तराधिकार मिला है, उस पर भी टैक्स लिया जाता था। तलवार बंधाई कर और चंवरी कर, ये दोनों भी इनका भी विरोध हुआ था, और बिजोलिया किसान आंदोलन के साथ ही इसको भी जोड़ा गया था। तो इस प्रकार किसान आंदोलन राजस्थान में काफी तूल पकड़ा। और इस बिजोलिया किसान आंदोलन में बात करें तो इसमें महिलाओं ने भी बड़ा बढ़ चढ़ के योगदान दिया था। और रमा देवी थी, उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उनका संघर्ष आज भी महिला आंदोलन के रूप में किसान में याद किया जाता है। अब मारवाड़ में हम किसान आंदोलन की बात करें, उसके पहले एक खूड़ी गोली कांड भी राजस्थान का बड़ा मशहूर है किसान आंदोलन के दौरान, जो 1935 में हुआ था। और सीकर के खुड़ी गांव में किसानों पर कैप्टन वेब ने लाठीचार्ज करवाया था, और जिसमें 4 किसान शहीद हो गए थे। ये
खुड़ी गोलीकांड था और इसने भी किसान आंदोलन को काफी सशक्त किया। मारवाड़ में किसान आंदोलन की बात करूं तो 1923 में जय नारायण व्यास ने एक सभा का गठन किया जिसका नाम था मारवाड़ हितकारिणी सभा, और किसानों को आंदोलन करने के लिए उसमें जय नारायण व्यास ने प्रेरित किया था। उसके बाद कई सारी घटना होती है। चंद्रावल की एक घटना हुई है, डावड़ा हत्याकांड हुआ है, बीकानेर का किसान आंदोलन भी मशहूर हुआ, और उस सारे के बीच में कुछ प्रमुख घटनाएं और हुई किसान आंदोलन की। एक हुआ था तसीमो कांड। तसीमो कांड 1947 में धौलपुर के तसीमो नामक स्थान में नीम के पेड़ के नीचे एक सभा आयोजित हुई और नीम पर तिरंगा फहरा दिया गया। ये किसानों का अपना एक विरोध का तरीका था। ये कांड बड़ा मशहूर हुआ, तसीमो कांड। एक कांड हुआ हार्डिंग्स बम कांड। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के तत्कालीन गवर्नर जनरल हार्डिंग्स के जुलूस पर रास बिहारी बोस की योजना के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली की छत पर चढ़कर जोरावर सिंह बारहट, बसंत कुमार विश्वास और अर्जुन लाल सेठी ने बम फेंका था। ये हार्डिंग्स बम कांड के नायक थे जोरावर सिंह बारहट, बसंत कुमार विश्वास और अर्जुन लाल सेठी। इस प्रकार ये किसान आंदोलन का अवधि थी। इसके बाद अब हम आते हैं, देश आजाद हुआ और इस इतिहास में अलग अलग स्तर पर राजस्थान का प्रशासन चला, तो हम थोड़ी सी राजस्थान की प्रशासन और राजस्व व्यवस्था की अब बात करेंगे। देखिए, गांवों का जो प्रशासन है ना, गांव शासन की सबसे छोटी इकाई है, जिसे उस समय प्रशासनिक रूप से मोजे कहा जाता था। मोजे, गांवों को मोजे कहते थे, और पहले से गांव को असली कहते थे और नए बसे गांव को दाखिली कहा जाता था। ये गांवों के पुराने नाम है राजस्थान की संस्कृति में, कि मोजे उनका नाम था, पहले से बसा हुआ गांव असली है, बाद में बसा हुआ गांव को दाखिली कहा गया। अच्छा, मेवाड़ में जिस गांव में राजपूत अधिक होते थे उसे गाड़ा कहते थे, और भीड़ और मीणों की अधिक जनसंख्या वाले गांव को गमेती कहते थे, और महाजनों की अधिक जनसंख्या वाले गांव या बस्ती को पटवारी कहा जाता था। ये मेवाड़ का गांवों का नामकरण था। राजपूत अधिक हैं तो उस गांव को गाड़ा, भीड़ और मीणा अधिक संख्या में है तो उस गांव को गमेती, और महाजन की अधिक है तो उस गांव को पटवारी कहा जाता था। तो ये एक गांव का प्रशासन उस युग में हुआ करता था। अच्छा, एक सामंत व्यवस्था थी यहाँ पर राजस्थान में, गांवों के प्रशासन में सामंत व्यवस्था थी। तो सामंती होते थे, और सामंती एक तरह से अंग्रेजों और पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, या जो देशी रजवाड़े थे उनके और जनता के बीच की एक तरह से कड़ी हुआ करते थे, और आर्थिक रूप से बड़े संपन्न थे, सामाजिक रूप से बड़े संपन्न लोग होते थे, उनको सामंती कहते थे। ये सामंती श्रेणियां कई सारी थी। तो जैसे मेवाड़ था, मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी, उन्हें उमराव कहा जाता था। आज भी मेवाड़ के कुछ परिवार जो उमराव लिखते हैं, वो मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियों के नाम हैं। इसमें प्रथम श्रेणी के सामंत को 16 कहते थे, द्वितीय श्रेणी के सामंत को 32 कहते थे, और तृतीय श्रेणी के सामंत को गोल कहा जाता था। ये सामंती श्रेणी थी मेवाड़ की, उमराव, 16, 32, गोल। इसी प्रकार की अलग अलग स्टेशनों की, अलग अलग स्थानों की भी श्रेणियां हुआ करती थी। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, इन सेवाओं के साथ जो कर व्यवस्था थी, टैक्सेशन का जो स्वरूप था राजस्थान में उस इतिहास में, जो राजस्व व्यवस्था थी, जिससे राजाओं को या अंग्रेजों को टैक्स मिलता था, राजस्व मिलता था, उसमें एक नजराना कर था। नजराना कर में क्या होता था, राजा के बड़े पुत्र के विवाह पर जनता और सामंत लोग आके कर देते थे, पैसा देते थे, उसको नजराना कर देते थे। एक था तिवारा कर। तिवारा कर दिवाली और होली जैसे पर्वों पर लिए जाने वाला टैक्स था, कर था, उसको तिवारा कर कहते थे। इसी तरह से भूमि प्रबंधन था।
भूमि प्रबंध में खालसा भूमि थी, जागीर भूमि थी, सामंत जागीर थी, हुकूमत जागीर थी, है ना। इस तरह से कई जागीरों का मामला था। एक लगान वसूली की विधि भी थी, लगान वसूल किया जाता था, टैक्स कलेक्शन मेथड था ये। इसमें एक लाटा या बटाई विधि थी। लाटा बटाई विधि में क्या होता था कि फसल कटाई योग्य जब हो जाती थी तो उस पर लगान वसूली के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता था, उसकी देखरेख में कटाई की जाती थी और धान साफ होने पर राज्य का भाग अलग कर दिया जाता था कि भाई ये राज्य का पोर्शन है, इतना भाग राज्य अपनी इस फसल में से लेगा। इसको लाटा या बटाई बटाई विधि कहते थे। एक लगान वसूली की विधि थी कुंता विधि। कुंता विधि में क्या होता था, खड़ी फसल को देखकर अनुमानित लगान तय होता था। खड़ी फसल को देखते थे, अच्छा इसमें इतना स्कोप है, तो उसको एक अनुमानित वसूली की जाती थी, इसको कुंता विधि कहते थे। और कुछ अन्य विधि भी थी, उसको मुकाता, डोरी, घुघरी, इस तरह के नाम थे। अच्छा, मध्यकाल में राजस्थान में जो प्रचलित विभिन्न लाग बाग हुए थे। अब देखिए लाग बाग में क्या था, एक टर्म है ये भी, जाजम लग, जाजम लाग, है ना। जाजम लाग का अर्थ ये है कि भूमि के विक्रय पर वसूली जाने वाली लाग, राजस्व राशि, भूमि का विक्रय कर दो आप, जैसे आज सेल टैक्स होता है ना वस्तुओं पर, उसी तरह से जाजम लाग जो था भूमि के विक्रय पर वसूली जाने वाली लाग थी। एक था जकात कर। जकात कर में क्या, बीकानेर के राज्य में सीमा शुल्क, आयात निर्यात और चुंगी कर का एक सामूहिक नाम था, उसको जकात कहते थे। एक था सिंगोटी, मवेशी के विक्रय के समय वसूल की जाने वाली लाग को सिंगोटी कहते थे। इसी तरह से और भी कुछ टैक्स के नाम थे। एक था मापा या बालूता कर। मेवाड़ में एक गांव से दूसरे गांव में माल ले जाने पर यह टैक्स वसूल किया जाता था, मापा या बालूता कर। इसी प्रकार से खिचड़ी लाग। खिचड़ी लाग में क्या होता था, जागीरदार जो होते थे उनके द्वारा अपने प्रत्येक गांव से उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार ली जाने वाली जो लाग थी, वो राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती थी तो उसके भोजन आदि के लिए गांव के लोगों से वसूल की जाने वाली ये जो लाग थी, उसको खिचड़ी लाग कहते थे। ये कुछ इस तरह से राजाओं के लिए, अंग्रेजों के लिए, सामंत लोग, जमींदार लोग जनता से पैसा वसूल करते थे, राजस्व वसूल करते थे, ये व्यवस्था थी। इसके बाद मैं आता हूं राजस्थान में राजनीतिक जागृति पे आते हैं। राजनीतिक जागृति किस तरह से थी, आप देखिए, एक स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका नाम आर्य समाज के स्थापक के रूप में जाना जाता है, महर्षि दयानंद 1883 ईस्वी में जोधपुर आए थे। देखिए इनका मूल नाम तो मूल शंकर था और इनका जन्म 1824 में गुजरात की मोरवी रियासत के टंकारा गांव में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। लेकिन इनका जो मूवमेंट हुआ वो राजस्थान में भी आए, तो ये 1883 ईस्वी में जोधपुर आए और इन्होंने जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना की थी। और उस समय महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय इस समय शासक हुआ करते थे। अच्छा, राजनीतिक जागृति में प्रेस का और पत्रकारिता का बड़ा रोल हुआ करता है। तो प्रेस की और इसकी बात करें अगर हम, तो भारत का पहला समाचार पत्र 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा निकाला गया था। पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था और वो साप्ताहिक पेपर था जिसका नाम था बंगाल गजट। अच्छा, और राजस्थान में सर्वप्रथम 1849 ईस्वी में भरतपुर राज्य की ओर से उर्दू एवं हिंदी में एक द्विभाषी मासिक पत्र जिसका नाम था मजहरुल सरूर पत्र प्रकाशित किया गया था। ये मीडिया के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है कि राजस्थान में सर्वप्रथम 1849 ईस्वी में भरतपुर राज्य से शुरुआत होती है और मासिक पत्र का नाम मजहरुल सरूर पत्र था। उसके बाद तो बहुत सारे अखबार और पत्रिकाएं निकलती गई। राजस्थान में कई सारे प्रमुख समाचार पत्र थे।
राजपूताना गजट था, राजपूताना हेराल्ड था, राजपूताना टाइम्स था, राजस्थान केसरी था, और तरुण राजस्थान है, फिर आर्य मार्तंड है, त्याग भूमि है, ऐसे कई अखबार हैं। आज की तारीख में राजस्थान पत्रिका, भास्कर और नवज्योति इत्यादि राष्ट्रदूत अगर आप देख रही हैं, एक उस युग का 1937 का ब्यावर का एक अखबार का नाम था आगी बाण। आगी बाण राजस्थान भाषा का पहला पाक्षिक पत्र था। तो ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा बन सकता है कि राजस्थान का भाषा का पहला पाक्षिक आगी बाण था, 1937 में ब्यावर से प्रकाशित किया गया था। कुछ सेवा संघ, कुछ आश्रम, कुछ संस्थाएं भी राजस्थान में काम करती थी। उनमें से एक आध का नाम बताऊं मैं। एक था खंडलाई आश्रम डूंगरपुर। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और माणिक्यलाल वर्मा ने डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील में इसकी स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भीलों और हरिजनों के बीच शिक्षा का प्रसार करना था, उनका विकास करना था। एक जीवन कुटीर वनस्थली, अभी जो वनस्थली की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है महिलाओं की, आपको जिसके नाम से सब जानते हैं, तो जीवन कुटीर वनस्थली की स्थापना 12 मई 1929 को जयपुर की जो निवाई तहसील है उसके वनस्थली गांव में हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई थी। और ये एक नए ग्राम समाज का विकास का, जागरूकता के लिए इस संस्था का स्थापना हुई थी। और मुख्य कार्यकर्ता इसमें हीरालाल जी शास्त्री थे, उनकी पत्नी रतन शास्त्री थी। इसी तरह से उदयपुर में एक महिला मंडल नाम की संस्था बनाई गई, जिसकी स्थापना दयाशंकर श्रोत्री ने की 10 नवंबर 1935 को। और इसका उद्देश्य भी था कि शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में विशेष तौर पर राजनीतिक जागरूकता पैदा की जाए और राष्ट्रवाद की भावना महिलाओं में उत्पन्न की जाए। एक राजस्थान हरिजन सेवा संघ 1934 में घनश्याम दास बिरला की अध्यक्षता में कायम किया गया था। और इसी तरह से चित्तौड़गढ़ में एक विद्या प्रचारिणी सभा 1911 में स्थापित की गई हरिभाई किंकर के द्वारा। एक संस्था की नाम और बताता हूं मैं राजस्थान के इतिहास में। शिक्षा कुटीर, जिसको आज वनस्थली विद्यापीठ कहते हैं, इसको 1935 में हीरालाल शास्त्री की बेटी शांताबाई की याद में उन्होंने इस शिक्षा कुटीर को बनाया था। और इसके संचालन का जिम्मा उनकी हीरालाल शास्त्री की पत्नी रतन शास्त्री ने लिया था। एक जाटों की महासभा की भी मैं चर्चा करूं। अखिल भारतीय जाट महासभा, अखिल भारतीय महाजाट सभा का अधिवेशन 1925 में पुष्कर में हुआ था और फिर जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई। ये जाट समुदाय में जागरूकता और विकास के लिए थी। राजस्थान में प्रमुख राजनीतिक संघ भी कई सारे हुए हैं। जैसे एक संस्था का नाम था राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। स्थान तो वर्धा महाराष्ट्र था और जिसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारहट। ये लोग राजस्थानी मूल निवासी थे। एक आश्रम खंडलाई आश्रम बना, जिसके संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा थे। 1934 की बात है, सागवाड़ा डूंगरपुर में। एक महिला मंडल उदयपुर में संस्था बनी, आज भी कार्यरत है, दयानंद श्रोत्री ने बनाई थी 1935 में। तो ये कुछ संस्थाएं थी। हम इससे आगे और बढ़ते हैं और अब आते हैं एक प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान में बहुत व्यापक रूप से हुआ था। प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था कि उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना करें, नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा करें, रियासतों में कुशासन व्यवस्था है उसमें जो बुराइयां हैं उनका विरोध करें और लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने और भारत संघ में सम्मिलित होने के लिए तैयार करें। इसके लिए पूरे राजस्थान में एक प्रजा मंडल आंदोलन चला था और कई सारे प्रजामंडलों की स्थापना की गई। उसमें जैसे जयपुर का जो प्रजामंडल था वो नथमल का कटला स्थान पर
एक जगह है नचमल का कटला स्थान पर, वहां जयपुर का प्रजामंडल स्थापित हुआ और इसमें जनजागृति का कार्य गणेश अर्जुनलाल सेठी ने किया था। ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, जयपुर का प्रजामंडल प्रथम प्रजामंडल रहा। इसके बाद जमनालाल बजाज 1927 में चरखा संघ की स्थापना की थी जमनालाल बजाज ने, और 1940 में हीरालाल शास्त्री प्रजामंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने राज्य भर में प्रजामंडल की बहुत सारी शाखाएं खोली। फिर प्रजामंडल पूरे राजस्थान में चला, फैला, उसकी कार्रवाई चली। बीकानेर प्रजामंडल बना, बूंदी प्रजामंडल बना और धौलपुर का प्रजामंडल बना। इस समय में एक उल्लेखनीय मेवाड़ के प्रजामंडल की बात करूं। मेवाड़ का प्रजामंडल की चर्चा अगर हम करें तो इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी और इसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। इसने भी मेवाड़ में विकास के लिए और जागरूकता के लिए बहुत अच्छा काम किया था। कुछ व्यक्तित्व के नाम मैं और बताऊं। डूंगरपुर क्षेत्र में एक वागड़ के गांधी, हिंदुस्तान के गांधी तो महात्मा गांधी थे ही, मोहनदास करमचंद, लेकिन वागड़ के गांधी, वागड़ यानी डूंगरपुर क्षेत्र के गांधी भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। और ये दलितों के उत्थान के लिए 1935 में डूंगरपुर में इन्होंने हरिजन सेवा संघ के नाम से एक संगठन भी स्थापित किया था और भोगीलाल पंड्या ने उस क्षेत्र में सामाजिक चेतना के लिए बहुत काम किया। इस प्रकार ये कुछ व्यक्तित्व थे। अब मैं इसके बाद पुनः संक्षेप में आऊं और पुनः कुछ चुनिंदा बात करूं तो हम टॉपिक लेते हैं राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण। देश आजाद हुआ 1947 में, छोटी छोटी रियासतों में पूरा राजस्थान बटा हुआ था, सबका एकीकरण होना जरूरी था। सरदार पटेल का योगदान चल ही रहा था, अखंड भारत बनाने का प्रयास था पूरे देश में ही। राजस्थान में भी पूरा राजनीतिक माहौल जो था वो तितर बितर था, छोटी छोटी रियासतें थी। तो राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था और राजस्थान शब्द जो है, राजस्थान राज्य जो है, ये 30 मार्च 1949 को अस्तित्व में आया। राजस्थान दिवस इसीलिए प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है पूरे राजस्थान में। राजस्थान दिवस 30 मार्च को। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व, सारी एकीकृत हुई रियासतें, उसके पूर्व राजस्थान में एक तो केंद्र शासित प्रदेश था अंग्रेजों द्वारा, 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। ये 3 ठिकाने थे नीमराना, लावा और कुशलगढ़। अच्छा, इन देशी राज्यों, ठिकानों और केंद्र शासित प्रदेश को एक सूत्र में पिरोकर एक सुदृढ़ प्रशासनिक इकाई का निर्माण किया गया जिसका नाम राजस्थान दिया गया। यह प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुई और 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में पूरी हुई। 7 चरण यानी 1948 से लेकर 56 तक 8 साल में जाकर सारी रियासतों का एकीकरण हुआ और राजस्थान फुल फ्लेज, जिसको कहना चाहिए, पिक्चर में आया। इसे ही राजस्थान का एकीकरण कहते हैं। यानी कुल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगने के बाद एकीकरण के चरण बताऊं। एकीकरण का प्रथम चरण था मत्स्य संघ बना। मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को बनाया गया। उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कलोली, नीमराना के ठिकाने आई। द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान संघ बना। प्रथम चरण में मत्स्य संघ, द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ जिसको कहते हैं। 25 मार्च 1948 को कुछ रियासतें फिर एकीकृत हुई। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान संघ में मेवाड़ का विलय हुआ। 18 अप्रैल 1948 को मेवाड़ विलय हुआ और फिर संयुक्त राज्य राजस्थान का गठन हुआ। और चतुर्थ चरण में वृहत राजस्थान या विशाल राजस्थान या वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 को बना। उसमें बची हुई रियासतें जो थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, वे भी शामिल हो गई। राजधानी जयपुर बनी। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। प्रथम प्रधानमंत्री हीरालाल
शास्त्री जयपुर बने, यहाँ के राजस्थान के, बृहत राजस्थान के। और इस प्रकार 30 मार्च 49 को चौथा चरण हुआ। फिर भी एक चरण और बाकी था, तो पांचवा चरण, एक क्या बल्कि चरण तो 2-3 बाकी थे। पांचवें चरण में संयुक्त बृहत राजस्थान बना 15 मई 1949 को। इस बृहत राजस्थान में जो पहला संघ था मत्स्य संघ का विलय हुआ। इसके बाद छठा चरण आता है। छठा चरण राजस्थान संघ बना 26 जनवरी 1950 को। इसमें संयुक्त बृहत राजस्थान और आबू और दिलवाड़ा तहसीलों को छोड़कर शेष जो सिरोही था उसको भी शामिल किया गया। और 26 जनवरी के ही दिन इस भौगोलिक क्षेत्र को आधिकारिक रूप से, अधिकृत रूप से राजस्थान नाम मिला, जिसका राजधानी जयपुर और मुख्यमंत्री, पहले उनको प्रधानमंत्री कहा गया था, इस छठे चरण में आके मुख्यमंत्री जी का नामकरण हुआ, मुख्यमंत्री पद का नामकरण हुआ और हीरालाल शास्त्री इसमें मुख्यमंत्री बने। इसके बाद भी देखिए प्रक्रिया चलती रही एकीकरण की। और सप्तम चरण आता है राजस्थान, जिसको फिर कहते हैं कि फुल फ्लेज राजस्थान जो बना 1 नवंबर 1956 को। उसके फिर मुख्यमंत्री बने मोहनलाल सुखाड़िया, प्रथम राज्यपाल बने गुरमुख निहाल सिंह, राजधानी बनी जयपुर। तो 7 चरणों में एकीकरण कंप्लीट होता है राजस्थान की रियासतों का, ठिकानों का, केंद्र शासित प्रदेश का इसके अंदर। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान फुल फ्लेज अस्तित्व में आया, जिसको आज आप और हम देखते हैं। कुछ घटनाएं, कुछ दिन थोड़े मशहूर हैं, उनको मैं फिर उल्लेख करूं कि 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान बनता है। और उसके बाद पूरा घटनाक्रम आपको बताया है कि 1 नवंबर 1956 को बिल्कुल आधुनिक राजस्थान पिक्चर में आ जाता है। इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण होता है। इस टॉपिक के बाद हम टॉपिक लेते हैं राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। राजस्थान का एक बहुत बड़ा भूभाग जनजातियों का है। इन जनजातियों का भी आंदोलन हुए हैं। इसमें देखिए आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती का था, उनका भी बड़ा अच्छा प्रयास हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा पर बल दिया। और फिर उन्होंने हिंदी भाषा में एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना उदयपुर में की थी। उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। बहुत मशहूर ग्रंथ है दयानंद सरस्वती जी का, उदयपुर में रचना हुई है सत्यार्थ प्रकाश की। ये भी एक जनजातीय आंदोलन को इसने भी बड़ी एक नई दिशा दी थी। एक जनजातीय आंदोलन हुआ था भील आंदोलन, या उसको भगत आंदोलन भी कहते हैं। राजस्थान में जनजातियों के प्रभावित क्षेत्र हैं, वो दक्षिण राजस्थान में है। उसमें आदिवासियों के सामाजिक सुधार के लिए एक सुरजी भगत समाज सुधारक हुए। उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया और जिसे भगत आंदोलन कहा जाता है। ये भीलों का आंदोलन दक्षिण राजस्थान में शुरू हुआ था। फिर 1911 ईस्वी में गोविंद गिरी द्वारा भगत पंथ की स्थापना की गई। और गुरु गोविंद गिरी का एक गीत आज भी भील क्षेत्र में बड़ा मशहूर है। भीलों का बड़ा प्रेरक गीत है जो गुरु गोविंद गिरी ने बनाया था। उस गीत का नाम है भूलटिया नी मानू रे नी मानू। भूलटिया नी मानू रे नी मानू। ये सब जनजातीय आंदोलन के 2-3 उदाहरण हैं। मातृकुंडिया जो एक जगह है चित्तौड़ जिले में, उसको राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया कहलाता है। और यहाँ एक ही आंदोलन हुआ था 1921-22 में। एक ही आंदोलन निर्मला हत्याकांड हुआ। और फिर भील सेवा मंडल बना, मेर आंदोलन हुआ मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र में, मीणा आंदोलन हुआ। जरायशम पेशा कानून जो था उसको बनाकर मीणाओं को अपराधी जाति घोषित कर दिया था जयपुर राज्य ने 1930 में। और क्रिमिनल एक्ट पास हुआ था। तो मीणा आंदोलन भी इसके पक्ष में विपक्ष में चला था।
जैन मुनि मगन सागर ने एक मीन पुराण पुस्तक लिखी और उसको लिखकर मीणा जाति को उसके प्राचीन गौरव का भान करवाया, कि मीणा को एहसास कराया कि आपका बड़ा ऐतिहासिक गौरव में इतिहास है। वो जैन मुनि मगन सागर थे, मीन पुराण पुस्तक के माध्यम से। ये जनजाति आंदोलन थोड़ा सा चर्चा की है मैंने। अब राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और व्यक्तित्व की बात करें, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और व्यक्तित्व में एक नाम आता है अर्जुन लाल सेठी का। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880 जयपुर में हुआ था 9 सितंबर को। और एक बड़ी अद्भुत बात है कि अर्जुन लाल जी सेठी ने स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी की सलाह से राजस्थान सेवा संघ का गठन किया था उन्होंने, और राष्ट्र प्रेम इतना उनका ऊंचा था कि उस जमाने में जयपुर के महाराणा सवाई माधो सिंह सेकंड ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की थी, बनाने की, तो उन्होंने ये पद ठुकरा दिया और कहा कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। उन्होंने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें जलाया नहीं जाए बल्कि दफनाया जाए। ये एक सामाजिक कहिए, धार्मिक कहिए, सांप्रदायिक उनकी सद्भाव की बात है कि अर्जुन लाल सेठी हिंदू होने के बावजूद उनकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे जलाया नहीं, मुझे दफनाया जाए। एक व्यक्तित्व और हुए हैं स्वतंत्रता सेनानी, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज के लिए मशहूर है, उनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। उनका जन्म 4 नवंबर 1889 में हुआ था और 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने पर उन्होंने अपनी राय बहादुर की पदवी त्याग दी थी जो अंग्रेजों ने दी थी। इसी तरह से ठाकुर केसरी सिंह बारहट हुए हैं यहाँ पर राजस्थान में। एक नाम और मशहूर है, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का जन्म तो एक गुर्जर परिवार में हुआ था उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुठावली ग्राम में, लेकिन ये बिजोलिया में जो हमारा राजस्थान में किसान आंदोलन हुआ उसके जनक माने जाते हैं। और उन्होंने वर्धा से राजस्थान केसरी नामक पत्र भी निकाला था और अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी की थी। इसी तरह से माणिकलाल वर्मा का नाम मशहूर है। 1954 में बिजोलिया ठिकाने के एक सामान्य कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ और मेवाड़ प्रजामंडल की गठित करने में इन्होंने बड़ा अनुकरणीय काम किया। और इनकी कृतियां हैं मेवाड़ का वर्तमान शासन और पंछीड़ा गीत। पंछीड़ा गीत माणिकलाल वर्मा का लिखा हुआ है। कुछ और भी व्यक्तित्व हैं। एक थे ठाकुर जोरावर सिंह बारहट। ये ठाकुर केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे और अमर शहीद प्रताप सिंह के चाचा थे। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के अवसर पर लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंककर उन्होंने अपने अद्भुत साहस और देशभक्ति का परिचय दिया था। ये बम फेंकने वाला जो कांड हुआ था उसमें ठाकुर जोरावर सिंह बारहट का योगदान था, जो उदयपुर में जिनकी पैदाइश हुई थी, जो राजस्थानी थे। एक नाम और आता है वागड़ की, डूंगरपुर की जब बात आती है, भोगीलाल पंड्या। भोगीलाल पंड्या ने 1944 में डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल का गठन किया था और 1904 में ये इनका जन्म हुआ था और वागड़ सेवा मंदिर नाम से एक संस्था की इन्होंने स्थापना की थी। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी माने जाते हैं। इनका सिरोही में जन्म हुआ था और आबू का राजस्थान में जो विलय हुआ था वो गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों से हुआ। एक नाम हरिबाबू उपाध्याय है, ये ग्वालियर में हुए थे। हरिबाबू उपाध्याय गांधी जी के सानिध्य में रहे और हटूनी में इन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना की और फिर उसका संचालक बने। एक और मशहूर नाम है हीरालाल शास्त्री का। इनका जन्म जोबनेर में हुआ था 1899 में और वनस्थली ग्राम में इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी और ये जयपुर के लोकप्रिय मंत्रिमंडल के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। और उनका एक बड़ा लोकप्रिय गीत है हीरालाल शास्त्री का, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। ये बड़ा मशहूर उनका गीत है। तो
इन व्यक्तित्वों के अलावा मैं अब महिला स्वतंत्रता सेनानी की बात करूं, राजस्थान की कुछ महिला स्वतंत्रता सेनानी उल्लेखनीय है। एक हुई थी रतन शास्त्री, जयपुर में। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ था और वनस्थली में जीवन कुटीर की स्थापना में इन्होंने बड़े पैमाने पर काम किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था। एक महिला और हुई हैं नारायणी देवी वर्मा। ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी और खंडलाई आश्रम में भीलों और अन्य वनवासी जातियों की भलाई के लिए ये काम करती थी। एक मशहूर महिला और हैं कालीबाई डूंगरपुर। डूंगरपुर में कालीबाई हुई हैं। डूंगरपुर जिले के एक गांव है रास्तापाल, उसकी निवासी थी और इन्होंने बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया वहां पर। और कुछ नाम है महिलाओं में, शांता त्रिवेदी हैं, गौरीबाई हैं, किशोरी देवी हैं। एक सांस्कृतिक क्षेत्र का नाम और है महिलाओं में, अल्लाह जिलाई बाई। ये राजस्थान की मरु कोकिला कहलाती हैं। राजस्थान की मरु कोकिला, कोयल जिस तरह से मधुर स्वर में गाती है, अल्लाह जिलाई बाई राजस्थान की मरु कोकिला। इनका जन्म बीकानेर में हुआ था और केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, जो प्रख्यात मांड संगीत पर गाया गया है, उसकी ये गायिका थी। ये गाना सबसे पहले जिलाईबाई, अल्लाह जिलाबाई राजस्थान की मरु कोकिला ने ही गाया था। केसरिया बालम पधारो मारे देश। एक युद्ध के टाइम के एक राजस्थान के और मशहूर वीर हुए हैं मेजर शैतान सिंह। ये बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात हैं और इनका जन्म भी फलोदी तहसील में हुआ था, बाणासुर गांव में, और बाणासुर के शहीद के नाम से इनका नाम मशहूर है। ये भारत पाकिस्तान के युद्ध में इन्होंने बहुत अच्छा वीरता का प्रदर्शन किया था और इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। राजस्थान का जब नाम आता है तो एक नाम और आता है आचार्य तुलसी, जो अणुव्रत आंदोलन जो है उसके सूत्रधार हैं। इनका जन्म भी 1914 में नागौर जिले के लाडुनी कस्बे में हुआ और इन्होंने जो अणुव्रत आंदोलन चलाया राजस्थान में, वो आचार्य तुलसी का संदेश इन्होंने आगे से आगे सामाजिक क्रांति के लिए दिया कि इंसान पहले इंसान है, फिर हिंदू या मुसलमान है। और ये 22 वर्ष की आयु में ही 13 पंथ संघ के नवे आचार्य बनाए गए। तो इस प्रकार राजस्थान का ये कुल इतिहास है, जिसको मैंने बहुत संक्षिप्त में वर्णित किया। मेरा निवेदन है कि ये चूंकि फिनिशिंग टच के लेक्चर्स हैं, प्रीलिम का एग्जाम में अब 1 महीना रह गया है, बहुत कम टाइम रहा है, तो इसलिए अब आपने पूरा साहित्य तो सब पढ़ा हुआ है, लेकिन ये ऐसे आज जिन चीज़ों की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो ऐसे पॉइंट हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उनके बन सकते हैं अगर आपको ये नाम, ये घटनाक्रम याद रहें। इसीलिए मैंने कहा कि विधिवत औपचारिक रूप से भले आप टेबल पर बैठ के इस लेक्चर को नहीं सुने, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम कर रहे हैं, उठते बैठते घूमते फिरते और इवन रात को सोते समय भी, इनको अगर आप कान में ईयरफोन लगाकर भी सुने, खाली जिस तरह से गाने सुनते हैं, गजलें सुनते हैं, तो भी अनकॉन्शियस माइंड में नोइंगली अननोइंगली, जाने अनजाने आपके इसमें बहुत सारी बातें बैठ सकती हैं। एक प्रयोग है, हो सकता है इनमें से, चूंकि ये फिनिशिंग टच के पॉइंट्स हैं, हो सकता है कुछ प्रश्न आपको आपके राजस्थान प्रीलिम एग्जाम में मिल जाएं। सहज रूप से इस लेक्चर को लीजिए। फिर आपको शुभकामनाएं देता हूं। अगले लेक्चर्स में हम अदर सब्जेक्ट्स लेंगे, ज्योग्राफी इत्यादि। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पद्मेश तेलंग आपके प्रति वापस शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।